हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ेंगे, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, बाएं जाने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले थोड़ा सा ना हम मेंडलीव की मूल आवर्त जो सारणी है उसकी बातें करते हैं। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी मेंडलीव ने स्वयं दिया था। उन्होंने जो है कि एक खास बात कहा था। कौन सी खास बात थी? ये कहा था कि तत्वों का जो मूल लक्षण है वो परमाणु भार है। उन्होंने परमाणु क्रमांक को मूल लक्षण नहीं बताया था। परमाणु क्रमांक जो है कि आधुनिक आवर्त सारणी में मोजले ने बताया था, जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम उसके नियम की बात करते हैं। मूल आवर्त नियम क्या होता है? तो मूल आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन है, अर्थात उनको परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा गया। अब हम बात करें थोड़ा सा आधुनिक आवर्त सारणी की, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। तो मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मतलब इन्होंने मूल आवर्त सारणी में संशोधन किया। क्या किया? तो संशोधन किया। और संशोधन करके उन्होंने बताया, क्या बताया? तो उन्होंने बताया कि जो तत्वों का जो मूल लक्षण है, उन्होंने जो है कि 1913 में जो है कि उन्होंने बताया कि परमाणु क्रमांक वाले परमाणु क्रमांक तत्वों का मौलिक गुण है, न कि परमाणु भार। मतलब मोजले का कहने का अर्थ है कि तत्व का जो मौलिक गुण है वो परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार है। यानी जो है कि मेंडलीव के जो मूल आवर्त नियम थे उनको फेल कर दिया गया इनके नियम आने के बाद। और नियम क्या दिए? तो नियम दिए कि तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो आपको याद रखने के लिए हम बता दें, बस देखिए उसमें परमाणु भार के आवर्ती फलन था मूल में, बस इसमें क्या हो गया है? परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन हो गया है। इसका मतलब इस सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ये रही मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। इसके बाद हम लोग इसके लक्षण को पढ़ते हैं। मतलब इसके लक्षण कौन है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो पहला लक्षण तो यह है कि आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। आवर्त सारणी का जो पहला लक्षण है वो यही है कि आप चलिए पहला लक्षण में कुछ और कर लेते हैं। पहला लक्षण में ये कर लेते हैं, सबसे पहले तो आवर्त सारणी में जो है कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। पहला क्या है? तो तत्वों को क्या किया गया? तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया। बढ़ते क्रम में रखा गया। और जो दूसरा गुण है वो है कि इसमें जो है कि 18 स्तंभ, अभी बताया गया कि इसमें जो है कि 18 स्तंभ है जिन्हें हम वर्ग या समूह कहते हैं। तो इस आवर्त सारणी में यानी आधुनिक आवर्त सारणी में 18 स्तंभ है जिन्हें हम समूह कहते हैं। उसके बाद से यानी इसमें लिख देते हैं, चलिए 18 स्तंभ है, स्तंभ जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? तो समूह कहते हैं। इसी को वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वर्ग भी इसे कहा जाता है। तीसरा गुण क्या है? इसमें 7 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं? 7 पंक्तियां हैं जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। 7 पंक्तियां हैं जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। और चौथे गुण की बात करें, ये तो नॉर्मल गुण हो गए कि इसको इनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया, परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। दूसरा गुण हो गया कि इनमें जो है कि 18 वर्ग होते हैं। और तीसरा गुण हो गया कि इनमें जो है कि 7 पंक्तियां होती हैं जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। यानी 7 आवर्त इस सारणी में है। मूल आवर्त सारणी में भी 7 ही आवर्त थे। उसके बाद बात करें तो इसमें एक ही वर्ग के तत्वों के गुण समान होते हैं। जैसे कहने का मतलब है जो 18 को वर्ग है उसमें प्रत्येक वर्ग में तत्वों का जो गुण होगा वो समान होगा। जैसे पहले ही वर्ग की बात करें तो हाइड्रोजन है, सोडियम है, लिथियम है, सोडियम है, ये जितने भी है इनके नीचे आप जाते जाएंगे तो सब में जो है कि गुणों में समानता देखने को आपको मिलेगी। उसके बाद से क्या है? एक ही वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो बराबर होती है। एक ही वर्ग में संयोजकता भी जो होती है वो भी बराबर होती है।
लेकिन इन कहीं एक ही वर्ग में कोष बराबर नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। कोष किस में बराबर होते हैं? तो एक ही आवर्त में कोष बराबर होते हैं। ये हम आपको समझाते हैं। जैसे कहने का मतलब है, इसको मान लीजिए इसको आवर्त कहेंगे, इस तरीके से जो होगा उसको हम वर्ग कहेंगे। तो इसमें जो है कि इसमें जो भी एलिमेंट आएंगे, जो भी तत्व आएंगे, एक ही वर्ग के तत्वों में गुणों में समानता देखने को मिलती है। एक ही गुण में जो है कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होती है। लेकिन बात करें कक्षकों की संख्या की, तो कक्षकों की जो संख्या होती है, कक्षकों का मतलब होता है KLMN, जो कक्षाएं हैं उनकी जो संख्या होती है वो इसमें एक समान नहीं होती है। आवर्त में एक ही, पहले आवर्त में जैसे एक कोष, दूसरे आवर्त में 2 कोष, तीसरे आवर्त में 3 कोष, चौथे आवर्त में 4 कोष, पांचवें आवर्त में 5 कोष। जैसे कहने का मतलब है कि यदि पहला आवर्त है, पहला अगर आवर्त है तो उसमें पहले कोष वाले एलिमेंट रहेंगे, मतलब ऐसे तत्वों को उसमें रखा जाएगा जिसमें सिर्फ एक ही गो कोष आता होगा। दूसरे आवर्त का मतलब, दूसरे आवर्त में 2 कोष वाले आएंगे K और L, यानी इसमें 1 कोष वाले आएंगे, इसमें 2 कोष वाले आएंगे। कहने का मतलब दूसरे आवर्त में उन्हीं तत्वों को रखा गया है जिनमें 2 कोष, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे 2 कोष आते हैं। उसके बाद से तीसरे आवर्त में, तो तीसरे आवर्त में क्या रखा गया? 3 कोष वालों को रखा गया KLM, यानी 3 के कोष हो गए। यानी तीसरे आवर्त में 3 कोष देखने को मिलेंगे। यानी तीसरे आवर्त में जितने भी तत्वों को रखा गया है सब में जो है कि 3-3 कोष देखने को आपको मिलेंगे। तो जब भी आप किसी तत्व की स्थिति ज्ञात आप करेंगे तो आप बस उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ही देख के बता देंगे किस लाइन में है, मतलब किस आवर्त में है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो ऑक्सीजन का मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, यहाँ पे चलिए इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। जब आप इसका करेंगे तो 2 और 6 आएगा। तो बताइए इसमें कितने कक्षा है? 2 कक्षा उपयोग हुआ है। तो 2 कक्षा जब उपयोग हुआ है तब पक्का ये दूसरे ही आवर्त में होगा। ऐसे ही मान लीजिए कुछ और ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन को ले लीजिए, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो 17 को आप जब करेंगे तो क्या आएगा? 2, 8, 7। अब देखिए इसमें 3 कक्षा यूज हो गई। कितनी कक्षा? 3 कक्षा यूज हो गई। तो जब 3 कक्षा ये यूज हो गई तो ये तीसरे आवर्त में होगा। अब जाके आवर्त सारणी में देख सकते हैं ये किस में होगा? तीसरे आवर्त में होगा। यानी जितनी कक्षाएं होंगी उतने आवर्त होंगे। यानी जिस आवर्त में एलिमेंट, मतलब अगर मान लीजिए 5वें आवर्त में तत्वों को रखा गया तो सब में 5-5 कोष देखने को मिलेंगे। इस तरीके से ये बंटवारा होता है और इस तरीके से हमें आवर्त सारणी से तत्वों के गुणों को समझना बहुत ही आसान हो गया। तो मोजले को हमें धन्यवाद देना चाहिए ताकि हम लोग सारे तत्वों के बारे में बड़े ही आसानी से जानकारी ले लेते हैं। अब बात करें थोड़ा सा और भी गुणों की बातें करते हैं। जैसे आवर्त के तो कुछ गुणों की बातें हम लोगों ने किया, थोड़ा सा वर्ग के बारे में कुछ और गुणों की बातें करते हैं। थोड़ा सा वर्ग के गुणों की बातें करते हैं। जैसे वर्ग के गुणों के बातें करते हैं तो पहले वर्ग क्या है? तो वर्ग अभी बताया गया, जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं उसे ही वर्ग करते हैं, वर्ग कहते हैं। अब इस आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग है इसमें, लेकिन यहाँ पे समझना है इस वर्ग में जो पहला और दूसरा वर्ग होता है, यानी 1 से लेके 2 तक के जो वर्ग होते हैं वो S ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। किसके कहलाते हैं? S ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ये आवर्त सारणी में किधर है? तो आवर्त सारणी में ये बाएं तरफ है। किधर है? तो बाएं तरफ है। ये आवर्त सारणी में बाएं तरफ देखने को मिलते हैं। यानी पहला और दूसरा, यानी पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग S ब्लॉक के एलिमेंट, मतलब उसमें S ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। ठीक है। उसके बाद से हम लोग बात करें दूसरा के बाद 3 से लेकर के 12 तक, 3 वर्ग संख्या 3, वर्ग संख्या 4, वर्ग संख्या 5, ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 12 तक के जो तत्व होते हैं उनको D ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तो D ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इसमें मतलब D ब्लॉक के तत्व आते हैं। ये कहाँ है आवर्त सारणी में बच्चों? तो ये आपको बीच में देखने को मिलेंगे। ये कहाँ होते हैं? D ब्लॉक एलिमेंट जो है कि आवर्त सारणी में बीच में पाए जाते हैं। और देखिए 3 से 12 तक के एलिमेंट को हमने क्या कहा? D ब्लॉक एलिमेंट कह दिया। उसके बाद से आता है यहाँ से 13 से लेके 18 तक।
तो 13 से लेके 18 तक के जो तत्व होते हैं, ये 13 से 18 क्या है, तो 13 से 18 जो है कि वर्ग है, वर्ग नंबर 13, वर्ग नंबर 14, इस तरीके से। तो ये 13 से लेके 18 तक के जो तत्व होते हैं वो पी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट इसमें आते हैं। ये कहाँ है, तो आवर्त सारणी में बाएं नहीं, ये दाएं तरफ है, दाहिने हाथ से आप लोग दाएं पता कर लेंगे, ये दाएं तरफ है, दाएं तरफ है, ये दाएं तरफ है। अब देखिए 1 से 2 तक हो गया, 3 से 12 तक, 13 से जो है कि 18 तक हो गया। अब हम बात करें एफ ब्लॉक कहाँ होता है। सबको पता है बच्चों ना कि एफ ब्लॉक आवर्त सारणी के बाहर उसको रखा गया है, लेकिन बात करें उसको किस ब्लॉक में वो होता है, तो वो जो है कि 3 नंबर ब्लॉक में होता है। किस में होता है, वो तीसरे वर्ग में होता है। तीसरे वर्ग में जो है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है। अब देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है कि लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, इसमें 2 चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो वो होती हैं लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। लेंथेनाइड, लेंथेनाइड और दूसरा होता है एक्टेनाइड। एक्टेनाइड, एक हो गया लेंथेनाइड, एक हो गया एक्टेनाइड। तो देखिए यहाँ पे एक लेंथेनाइड होता है और एक्टेनाइड होता है। इस लेंथेनाइड का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 97 होता है और इसका जो है कि 89 होता है। तो 57 मानी 58 से लेकर के आगे के जो तत्व होंगे वो कहलाएंगे लेंथेनाइड, और यहाँ से 90 से आगे के जो तत्व होंगे वो होंगे एक्टेनाइड। तो ये होती है लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। वो किस में होती हैं, तो तीसरे वर्ग में होती है। अब आपसे कोई पूछेगा ये जो लेंथेनाइड होता है वो आप किस आवर्त में होता है, आप लोग बताइएगा 6वें आवर्त में। अभी अभी हम लोगों ने जो है कि वर्ग के बारे में, मतलब वर्ग की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ा। अब हम लोग आवर्त की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि अभी आपको बताया गया कि आवर्त सारणी में कुल 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। तो इस आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो 7 आवर्त है। लेकिन आपको एक चीज और बता दे, इन 7 आवर्त को भी, इन 7 आवर्तों को भी अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया गया है। किस प्रकार से बांटा गया है, तो देखिए किसी किसी में अति लघु, लघु और दीर्घ में बांटा गया, किसी में लघु और दीर्घ में बांटा गया। तो हम भैया यहाँ पर बांट रहे हैं बस दीर्घ में और लघु में। यहाँ देखिए कैसे, तो यहाँ से अगर एक मानो आवर्त 1 से लेकर आवर्त 3 तक, जो 3 तक जो आवर्त होते हैं, एक आवर्त से लेकर 3 तक के जो आवर्त होते हैं, या चलिए आवर्त लिख देते हैं, 1 से 3 तक आवर्त जो होते हैं उन्हें कहा जाता है, आवर्त जो होते हैं उन्हें कहा जाता है लघु आवर्त। क्या कहते हैं, तो लघु आवर्त कहते हैं। और जो 4 से लेकर 7 तक का जो आवर्त होता है उसे हम कहते हैं दीर्घ आवर्त, कहते हैं दीर्घ आवर्त। ये परीक्षाओं में ना पूछ ली जाती है, आपसे जो है कि एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि लघु आवर्त किसे कहते हैं, दीर्घ आवर्त किसे कहते हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको कहना है कि 1 से 3 तक के आवर्तों को लघु आवर्त कहते हैं क्योंकि इसमें तत्वों की संख्या कम होती है। 4 से लेकर के 7 तक के आवर्तों को दीर्घ आवर्त कहते हैं क्योंकि इसमें तत्वों की संख्या ज्यादा होती है। अब बात आती है यहाँ पर कि किसमें कितनी होती है, किसमें कितनी, देखिए बात करते हैं किसमें कितनी होती है। यहाँ देखिए पहले आवर्त में कितनी, मतलब पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं, दूसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, चौथे आवर्त में कितने तत्व है, इन सारी चीजों को हम लोग सीखेंगे। देखिए जो पहला आवर्त है, यानी यहाँ पे चलिए एक चार्ट बना लेते हैं, यहाँ पे चलिए इस कोने में बना लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं आवर्त की संख्या, आवर्त की संख्या, यहाँ लिख देते हैं तत्वों की संख्या, तत्वों की संख्या। देखिए पहला जो आवर्त होता है उसमें तत्व कुल मिला के 2 होते हैं, जैसे आपको पता ही है हाइड्रोजन हीलियम। यहाँ जो दूसरा आवर्त होता है उसमें 8 तत्व होते हैं, और जो तीसरा आवर्त होता है उसमें भी 8 ही तत्व होते हैं, और जो चौथा आवर्त होता है उसमें 18 तत्व होते हैं, और जो 5वां आवर्त होता है उसमें भी 18 ही तत्व होते हैं, और जो छठा आवर्त होता है उसमें 32, और 7वां जो आवर्त होता है उसमें भी 32 होते हैं। इसी में आपको बताया गया, इसको हम कहते हैं लघु आवर्त, लघु आवर्त, इसको कहते हैं दीर्घ आवर्त, दीर्घ आवर्त कहते हैं।
इसको लघु आवर्त इसलिए कहते हैं इसमें तत्वों की संख्या कम है, इसको दीर्घ आवर्त इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तत्वों की संख्या ज्यादा है। हाँ, एक चीज आप लोगों को बता दें, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन, जो भी यहाँ पे तत्व दिखाई दे रहे हैं, इन तत्वों की जानकारी हमें जो है कि जैसे कहने का मतलब कभी कभी पूछ देता है कि किस तत्व में उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसमें कितने कोष आते हैं। कभी कभी आवर्तों में जैसे आप जब आवर्त में ऊपर से नीचे जाएंगे तो उसमें कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे, एक मन में आया तो हम आपको बता दे रहे हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस तत्व में कितने जो है कि किस तत्व में कितने जो है कि कोष होंगे, इस तरीके से भी आपसे पूछ लिया जाता है। चाहे ऐसे पूछ लिया जाता है किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। सबसे पहला तो प्रश्न यही आता है कि किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसके लिए एक सूत्र होता है, वो सूत्र होता है 2n², यानी ये कोषों की संख्या, जहां n क्या है बच्चों, तो जहां n जो है कि कोषों की संख्या है, कोषों की संख्या, ये एक्स्ट्रा जानकारी है, इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे n बराबर 1 कहने का मतलब k कोष होगा, यानी पहला कोष कितने जो है कि इसमें इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो यहां से 2 गुणे 1 का वर्ग यानी 2 हो जाएगा। n बराबर यहाँ पे 1 करेंगे, n बराबर 2 करने का मतलब क्या हो गया, l कोष, ठीक है। इसके बाद से ये 2 गुणे 2 का वर्ग यानी 2 दूना 4 दूना 8। ऐसे ही n बराबर 3 करने पर कितने हो जाएंगे, तो m कोष हो जाएगा। m कोष में कितने होंगे, तो 2 गुणे 3 का वर्ग यानी 3 त्रिका 9 दूना 18। इस तरीके से आप किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आप इस सूत्र की मदद से निकाल सकते हैं। कभी आपको इसकी जरूरत पड़े तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करें थोड़ा सा आवर्त के बारे में, तो हम लोगों ने पढ़ लिया, बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारी होगी, तो आप लोग कीजिए इसका स्क्रीनशॉट, तब हम चलते हैं इसके आगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है। मतलब संयोजकता बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इसमें संयोजकता की। इसमें सबसे पहले संयोजकता वैलेंसी की ही बात करते हैं। तो पहले आप संयोजकता जानेंगे तब ना जो है कि बढ़ेगा कि घटेगा समझेंगे। तो देखिए, जब किसी तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है या तो त्याग कर सके या जितने इलेक्ट्रॉनों की उसकी ग्रहण कर सके, उसी इलेक्ट्रॉन को कहते हैं संयोजकता। आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास सोडियम है, क्या है आपके पास, सोडियम है। अब इस सोडियम में आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ऐसे करेंगे 2 8 1। इसके बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये जो है कि स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके स्टेबल होगा। यानी तो एक तरीका है कि ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दे, तो इस स्थिति में ये डोनेट करता है, ये धनायन बना लेता है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, तो इसकी संयोजकता 1 होती है। तो इसमें संयोजकता देखो 1 से जो है कि 4 तक बढ़ती है और 4 से 1 तक घटती है, तो वो तो बातें अलग है। मान लीजिए एक ऑक्सीजन आपके सामने आ जाए, इसका करेंगे तो 2 और यहाँ पे 6 होगा। अब देखिए बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजकता 6 नहीं होगी, संयोजकता जो है कि बस 1 से लेकर 4 तक ही होती है। और 4 से जब ऊपर होता है तो 8 में से उसे हमें घटाना पड़ता है। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकते, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लेके तो 8 बन सकता है ना, 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इस प्रकार से ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो त्यागने वाले इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करने वाले इलेक्ट्रॉन की ही संख्या को हम संयोजकता कहते हैं। अब आगे बढ़े तो देखिए इसमें जो संयोजकता होती है, तो इसमें हम लोग को आवर्त सारणी में पढ़ना है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पर कौन सा असर पड़ता है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा असर पड़ता है। तो देखिए संयोजकता जो है कि बाएं से जब दाएं जाते हैं हम लोग, बाएं से जब देखिए ये तीर का निशान, ये जो डब्बा ये यहाँ पर बनाए हुए हैं, आपको थोड़ा सा समझना है। ये तीर के इधर निशान का मतलब बाएं से दाएं जाने पर, और नीचे का मतलब ऊपर से नीचे जाने पर। तो यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इससे याद करके क्या कर सकते हैं, एक बड़ा बेहतर ही नोट्स जो है कि बना सकते हैं। यहाँ पर क्या है, तीर का निशान है, इस तरीके से बाएं से दाएं जाना है। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर जो कि संयोजकता जो होती है,
संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, 1 से 4 तक बढ़ती है और 4 से 1 तक उतरती है, 4 से 1 तक क्रम से उतरती है। यानी जब आवर्त सारणी में जब बाएं से आप दाएं जाइएगा तो वहां से जो है कि संयोजकता जो होगी 1 से 4 तक बढ़ेगी और फिर 4 से 1 तक उतरती है। इस तरीके से देखने को मिलता है। अब बात करें ये वर्ग की, तो वर्ग में आवर्त सारणी में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अगर किसी एक वर्ग में अगर संयोजकता 1 है तो ऊपर से नीचे आप जाइए 7 तक जाइए, आप जो है कि आपको जो है कि संयोजकता 1 ही मिलेगी, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिस वर्ग में जितनी संयोजकता होगी सारे तत्वों की संयोजकता उतनी ही होगी, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये तो हम लोग समझ गए कि संयोजकता के बारे में समझ गए। अब आता है दूसरा पे परमाणु आकार। ये परमाणु आकार अगर आप समझ लिए ना तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए परमाणु आकार परमाणु की त्रिज्या पर निर्भर करता है। अगर परमाणु की त्रिज्या छोटी है तो परमाणु छोटा है, परमाणु की त्रिज्या अगर बड़ी है तो परमाणु का आकार भी बड़ा है। तो अब एक आपको याद करना है बस परमाणु आकार, उसके बाद सारा ये जितनी भी चीजें हैं सब कुछ याद हो जाएगी। कैसे याद हो जाएगी, पहले यहाँ देखिए परमाणु का जो आकार होता है। पहले थोड़ा सा एक बात करते हैं, जैसे आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया कि देखिए जब ऊपर से नीचे जाते हैं, जब आवर्त सारणी में ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं तो उसमें कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि पहले आवर्त का मतलब पहला कोष 1 कोष होगा, दूसरे आवर्त में 2 कोष होगा, तीसरे आवर्त में 3 कोष, चौथे आवर्त में 4 कोष, पांचवें आवर्त में 5 कोष, छठे आवर्त में 6 कोष। इस तरीके से कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। आप जो है कि किस आवर्त में कितने कोष वाले तत्व रहते हैं आप ऐसे ही बता देंगे। अगर मान लीजिए पांचवें आवर्त में आप तत्वों को कोई तत्व जो है कि उठा रहे हैं तो उसमें पक्का जो है कि 5 जो है कि कोष होंगे। इस तरीके से आप इसको बता सकते हो। तो देख रहे हैं जब कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी तो उसकी रेडियस भी बढ़ती जाएगी, बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी भी दूरी बढ़ती चली जाएगी। यानी जाहिर सी बात है आवर्त सारणी में जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार बढ़ेगा और जब बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, आपको याद रखना है उल्टा। यानी आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं जाइएगा तो उसका आकार छोटा होता है और ऊपर से नीचे जाइएगा तो बड़ा होता है, ये आपको याद रखना है। यानी परमाणु में जो है कि घटता है, बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। ये 2 चीजें याद रखनी है। अब थोड़ा सा बात आती है जो अभी अभी आपसे कह रहे थे। अब इसमें दूसरा लिखा है देखिए धात्विक गुण। क्या लिखा है, धात्विक गुण। अब बात करें धात्विक गुण क्या है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है उसे ही धात्विक गुण कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कौन त्यागा आप बताइए। इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब मान लीजिए कोई परमाणु है, जैसे मान लीजिए हम आपको एक परमाणु बना के दिखाते हैं, इसको मिटाते हैं। जैसे मान लीजिए यही है, ये नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसके बाहर जो है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और बताइए ये के मान लीजिए के कोष है, एल एम इस तरीके से कोष है, ये पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष। अब परमाणु का आकार छोटा होगा तब जो है कि कोष कम होंगे, आकार जब बड़का होगा तो इसमें कोष ज्यादा होंगे। अब देखिए जब छोटा आकार होगा तो इससे इसकी दूरी जो है कि पास होगी, यानी इससे इसमें जो है कि आकर्षण बल ज्यादा लगेगा, ऐसे समझिएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे जो है कि बाएं से दाएं जाएंगे इसका आकार जो है कि छोटा होता जाएगा। क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा और आकर्षण बल बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि धात्विक गुण घटता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है उसे ही हम धात्विक गुण कहते हैं। तो अब देखिए जैसे जैसे ऊपर से हम नीचे जाते हैं कोषों की संख्या बढ़ती है और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भी दूर हो जाते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता भी बढ़ जाती है। यानी ऊपर से, यानी कहेंगे कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर जो है कि धात्विक गुण घटता है, ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। ये आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, तो बाएं से दाएं जाने पर घटता है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। अब आ गई परमाणु भार। अब बताइए परमाणु भार जब कहने का मतलब जो है कि बाएं से जब दाएं जा रहा है तो परमाणु का आकार छोटा हो रहा है, तो छोटा हो रहा है तो वजन कम होगा।
आप कहने का मतलब परमाणु जितने बड़ा होगा उतने भार अधिक होगा, जितने परमाणु छोटा होगा उतने भार कम होगा। लेकिन हम लोग को कुछ और समझना है। परमाणु क्रमांक जैसे कहने का मतलब देख रहे हैं आप जो है कि जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं जो है कि परमाणु क्रमांक भी बढ़ता जा रहा है। परमाणु क्रमांक के हिसाब से भी परमाणु भार होता है। तो इससे आपको समझना है, मतलब आपको तो आइडिया लगानी है। तो आप ऐसे याद रखिए, बाएं से दाएं जा रहे हैं तो आकार छोटा हो रहा है, इसका मतलब परमाणु भार घटेगा। ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आकार बढ़ रहा है, इसका मतलब परमाणु भार बढ़ेगा। तो बाएं से दाएं जाने पर घटता है, परमाणु भार घटता है, और ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु भार बढ़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का भार घटता है, अब ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का भार बढ़ता है। अब आ गई आयनन विभव की बात करते हैं। आयनन विभव क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रॉन, आयनन विभव का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता है उसे, मतलब ऐसे हाँ, ऐसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता है उसे हम आयनन विभव कहेंगे। तो आयनन विभव का मान, जैसे कहने का मतलब देखिए, आवर्त सारणी में जब बाएं से आप दाएं जाइएगा तो ये बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इसका आकार छोटा होता है। अब देखिए, जब छोटा आकार होगा तो इसके बीच आकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा। जब आकार छोटा होगा तो आकर्षण बल ज्यादा रहेगा, तो ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इस प्रकार से जो क्या होता है कि आयनन विभव बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है और ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। इस तरीके से आपको याद रखना है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है और ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। अब आगे विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता भी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है और ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। अब आ रही है लास्ट में इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन लोबिंग भी इसको कहते हैं। इलेक्ट्रॉन से प्यार सबसे ज्यादा कब होगा? जब पास पास रहेगा। पास पास कब रहेगा? जब आकार छोटा होगा। तो छोटा कब होता है? तो छोटा तब होता है जब बाएं से दाएं जाते हैं, यानी जब बाएं से दाएं जाते हैं तो छोटा होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगा। यानी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, और यहाँ से ऊपर से नीचे जाने पर जो है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, आकार उसका बढ़ जाता है। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन से जो है कि नाभिक के बीच की दूरी जो है कि दूर हो जाती है, जिससे उसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता का गुण कम हो जाता है। इस तरीके से आप जो है कि बाएं जाने पर क्या होता है, दाएं जाने पर, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। चलिए एक बार हम इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए संयोजकता कर रहा है कि संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है। मैंने आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और 4 से 1 तक घटती है। उसके बाद से ऊपर से नीचे जाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा, परमाणु का आकार आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर घटता है और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। और यहाँ पे तीसरा, धात्विक गुण, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर जो है कि घटता है, धात्विक गुण घटता है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। परमाणु भार, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण परमाणु भार घटता है, और यहाँ पे आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु भार बढ़ता है। आयनन विभव की बात करते हैं तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव घटता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करते हैं, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है और ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। इस प्रकार से आप आवर्त सारणी में बाएं जाने पर, दाएं जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर ये याद कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है। जब आप परीक्षा में जाएंगे तो यही सब याद रहती है, यही आप लिख के आते हो। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। तो आप लोग इसका कर लीजिए स्क्रीनशॉट और इसको आप लोग तैयार कीजिए।